इस्लाम में जो हुकूक हमारी ख़वातीन को मिले हैं वो दुनिया में जितना भी सिस्टम बना हुआ है उससे बेहतरीन है। We need to be on the same page. हमें सबसे पहले ये देखना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगर कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो किसी और शोबे में वो आगे हो सकता है। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि पिछले प्रोग्राम में जो सवालात रह गए थे उन पे हम फिर से बहसो मुबाहिसा करेंगे। चलिए उनका आज चर्चा करते हैं। जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से पहली बार आज की डेट में बैक टू विलेज का प्रोग्राम अमल में लाया गया। बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में सरकार की तरफ से जो कामयाबियाँ हुई है, लोग उस हवाले से कितने मुतमईन हैं? बैक टू विलेज जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। अगर हम स्कीम्स की बात करें, गवर्नमेंट स्कीम बहुत अच्छी निकालते हैं, मतलब हर किसी एस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए वो स्कीम निकाली जाती है। लेकिन जहाँ तक फिर बात आती है वहीं हम ह्यूमंस, हम लोग, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, नॉट एनी ऑफिसर, क्योंकि वो हम में से ही है, वो भी यहीं के हैं। तो उन ऑफिसर्स की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारे यूथ्स या हमारे सभी लोग कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में या उनका काम नहीं होता है, तो वो मोटिवेट नहीं होते हैं फिर फॉरवर्ड आने के लिए। इनिशिएटिव अच्छा था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं। मेरा मानना यह है कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें होती है वो लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, मगर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिर उस पर कोई नज़रसानी नहीं की जाती है कि क्या जो वहाँ पे वादे किए गए हैं क्या वो पूरे किए गए हैं। सपोज़ मैं अपने गांव के एग्जांपल लूँगा। मैंने अपने गांव में देखा कि हमारे गांव के लोगों ने उस बैक टू विलेज प्रोग्राम में 2-4 मसाइल रखे, अभी तक हम देख रहे हैं वो हमारे मसले हल ही नहीं हुए। तो मेरा मानना ये है कि जो आइंदा आने वाले जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है वो फिर हमारे लिए कोई कार फरमा नहीं है। देखिए, बैक टू विलेज 1, 2 और 3 इनिशिएटिव इज गुड, इंटेंशंस आर गुड, बट पुअर एग्जीक्यूशन इज देयर। और इसमें आप खाली साइन बोर्ड लगाने से किसी भी चीज़ को सक्सेस स्टोरी का नाम नहीं दे सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि आप ग्राउंड पे एक आम आदमी ये ना फील करे कि नहीं सच में मेरा जो जिंदा रहने का लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है, उसी को आप सक्सेस मानिए, वही एक पैमाना है। बाकी बैनर्स लगाने से, मीडिया पे बुलेटिन चलाने से कोई दिन फादर डे, मदर डे, ब्लॉक डे, सरपंच डे, 5 डे मनाने से कोई चेंजेस नहीं होनी है। चेंजेस होंगी तो आप उसको राहत पहुंचाइए। गांव के उस बंदे को जिसको पीने का पानी नहीं है उसको पानी दीजिए, जिसके पास सड़क नहीं उसको सड़क दीजिए। ऑफिसर विजिट करने के बाद भी सड़क नहीं मिली, पानी नहीं मिला और उसके दूसरे कामों में कोई इफाका नहीं हो, तो बैक टू विलेज 4 भी कर लीजिए, क्या फ़ायदा है। बैक टू विलेज इनिशिएटिव जो पहली बार लिया गया, ये इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस को आपके डोर स्टेप्स पे लाना। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, ये तो हमारे डोर स्टेप्स पे आ गई लेकिन डोर स्टेप्स से ही वापस चली गई, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रीवियांसेस दर्ज की गई लेकिन बाद में उन पे कोई अमल नहीं हुआ। हाँ, फर्द सेक ऑफ कॉस्मेटिक कन्वीनियंस अगर आप चाहते हैं कि आप बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, बैक टू विलेज N आप 100 बार भी करिए, जब तक आपकी एग्जीक्यूशन ना हो, बाद में अकाउंटेबिलिटी ना हो उन ऑफिसर्स की जिनको आप विलेज का एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, इससे कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आएगा। इट विल ओनली एड बर्डन टू द एक्सचेकर, क्योंकि इस एक प्रोसेस में बहुत सारे फंड्स खर्च हो जाते हैं। वो फंड्स आप कहीं पे लगा सकते हैं दूसरे कामों में। अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप उसके बाद वहाँ के रिज़ल्ट्स के बारे में भी फोकस करें कि उससे कौन से रिज़ल्ट सामने आए, जो आपके पास डिमांड्स आई थी उनका क्या हुआ, और जो आप नहीं कर पाए वो कब करेंगे आप। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी।
मेरा सवाल है, हाल ही में पंचायत राज इदारे वजूद में आए जिसमें पंचों और सरपंचों के अलावा ख़वातीन भी इसमें शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या समाजी सतह पर इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए? हम ख़वातीन के रिगार्डिंग जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि पंचायत में उनका आना लाजमी है या फिर नहीं, जहाँ तक हम बोल सकते हैं कि ख़वातीन का आना लाजमी है क्योंकि वो समाजी काम करती है। मगर पीछे जो हमारी नौजवानी है या फिर यहाँ के जो बड़े बड़े अहदेदारों पे है, पीछे उनको गालियाँ सुननी पड़ती है, जिसकी वजह से ख़वातीन आगे नहीं आ पाती है और वो डर के मारे अपने घरों में बैठ जाती है और किसी भी चीज़ में वो टेक पार्ट नहीं कर पाती है। तो हम यही चाहते हैं कि ख़वातीन को भी एक मौका मिले, एक ख़वातीन यही एक माँ भी बन जाती है, यही बहू भी होती है, घर की जिम्मेवारियाँ भी। मगर समाज में जब उनको एक नौजवान ही पीछे गालियाँ मारे, कुछ बोले, वो कैसे आगे आ सकती है? हम यहाँ से समाजी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं या हम ही नौजवान ऐसा कुछ बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कि नहीं, इस औरत को ये ऐसी है, ये वैसी है, पता नहीं किस गंदे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मगर हम अपने आप पे नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम ही गलत हैं। इसी वजह से हमारा जो ये समाज है अभी पीछे है, हम ख़वातीन आगे नहीं जा रहे हैं। हम ख़वातीन तभी आगे जा सकते हैं क्योंकि हम अच्छे से काम करते हैं। एक ख़वातीन को एक कैरेक्टरफुल तरीके से जब वो आगे जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मगर जब उसको आगे ही नहीं आने देते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन भी आगे आ जाए और समाजी काम करे, रिलीजियस टाइप में भी काम करे। तो जितना बढ़ावा दिया जाए तो हमें लगता है कि ये समाज बिल्कुल बहुत अच्छा रह सकता है और हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज़ एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी। कि जब एक वुमन को हम एम्पावर करते हैं, हम एम्पावर बस एक लड़की को नहीं करते हैं, एक माँ को करते हैं, एक बेटी को करते हैं, एक बहन को करते हैं। अगर हम इनको एम्पावर करेंगे तो एक सोसाइटी एम्पावर हो जाएगी। क्योंकि अगर एक एजुकेटेड माँ होगी तो शी विल बी एबल टू जस्ट ब्रिंग अप अ चाइल्ड इन अ प्रॉपर वे, जो हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सो वो अच्छे से हो पाएगा क्योंकि मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड। सो इस वजह से इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स नाउ के होना चाहिए कि नहीं, इट्स बेटर टू इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग। जब आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं घर के काम के लिए तो इन्वॉल्व हर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो बहुत अच्छा है कि अगर औरतें सामने आ रही हैं, जो आ रही हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उन्हें कुछ ऐसे उनके पीछे ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए जिससे वो डिसहार्टन हो जाएं और उस काम को छोड़ दें। 50% of the society, the male folk, that they have unleashed a psychological, social and psychological warfare on the 50% of our फीमेल पॉपुलेशन। हमने जो उनके हुकूक हो रोक के रखे हैं, हमें वो छोड़ने हैं, हमें उनको कुछ नहीं देना है, बस उनको वी हैव टू लेट लूज द थिंग्स दैट वी हैव केप्ट इन आवर होल्ड। तो सोसाइटी में जब 50% पॉपुलेशन की आपकी पार्टिसिपेशन नहीं हो, आप उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड हैपनिंग टू आवर सोसाइटी। सोसाइटी किसी को कुछ देती नहीं है, सोसाइटी हम क्रिएट करते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी को हमें कंट्रीब्यूट करना है। हमारे जो ख़वातीन हजरात है, आपको आगे आना है विद पैशन एंड पर्पस, विद डिटर्मिनेशन। आपको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। सोसाइटी आपको कभी कुछ नहीं देगी, सोसाइटी किसी को कुछ नहीं देती है, लेकिन हमें सोसाइटी को देना है। जो अभी हम पंचायत इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, 2010 में मैंने अपनी माँ को पंचायत रिप्रेजेंटेटिव बनाया इस गर्ज से, क्योंकि उसने हमारे घर को बेहतरीन तरीके से चलाया, वो एक गाँव को बेहतरीन तरीके से चला सकती है। जब मैंने ये एक हिसाब से मैंने एक इनिशिएटिव लिया, आज जाके मेरे पूरे गांव में मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है पंचायत इंस्टीट्यूशन में वो फीमेल्स की है। इसी तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ट्रेंड बन गया है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हमारे ख़वातीन हजरात की है। There is one famous proverb, if you are educating a boy, you are educating an individual. And if you are educating a girl, you are educating a family. मेरा कहना है कि इस बारे में कि अभी जो पंचायत इलेक्शन हुए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जो फीमेल्स भी आ गए उसमें, तो एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जैसे अभी बात हो रही थी कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लेडीज़, जो वुमेन है, जो अदर जेंडर जो हम कह रहे हैं, जो फीमेल जेंडर हम कह रहे हैं, तो क्या उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए? ये क्वेश्चन है। लेकिन मिलनी चाहिए उनको, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए। जैसे अगर हम गाँव में देखेंगे
कि वहाँ से पंच सिलेक्ट होते हैं या सरपंच सिलेक्ट होते हैं या काउंसलर सिलेक्ट होते हैं टाउन्स में, तो उनमें से भी लेडीज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और लेडीज़ की अच्छी खासी, आई रिकमेंड 50% होना चाहिए, उनकी तादाद होनी चाहिए उसमें, जो भी हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं जो उनमें, ताकि जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, अगर उनके अपने मसाइल हैं, अपने पर्सनल मसाइल हैं, ताकि वो अपनी लेडीज़ के साथ ही वो शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रहती है कि वो अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं मतलब उनके साथ शेयर करने में। तो सबसे बढ़िया है कि अगर वो वहाँ रिप्रेजेंटेशन हो फीमेल्स की, और जो हमारी फीमेल्स हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर फीमेल्स के पास ही जाए, जहाँ पर उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। थैंक यू। वाई वी नीड अ रिजर्वेशन एट द फर्स्ट प्लेस? रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी अगर हम लोगों ने अपनी लेडीज़ को, अपने घर के ख़वातीन को सही ढंग से ट्रीट किया होता। In most of the cases, I would like to say that these are the proxies of the men. Where a man couldn't find the panchayat election because the seat was reserved, it is his relative, his wife, his mother or his sister from that place that actually the man is representing those areas, that constituency, and the woman is just a dummy. So again we are discriminating with the woman, again we are just degrading the status of a woman. We just say that a lot of things about, there are certain things in Islam about women and what not. But when it comes to Muslims, we are the people who discriminate most with our women. Okay, Islam में है सब कुछ है, बट मुसलमानों में नहीं है। ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पे और हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि what we learn from our religious scriptures, we don't follow in letter and spirit. That needs to be done. जो भी हमें करना है प्रैक्टिकली करना है। ज़बानी जमा खरे से हमारे औरतों की, हमारे बच्चियों की हालत बदलने वाली नहीं। यस पंचायत राज कथ वच अत मज आए सन बेनि हमशेर मोज पन हिस्सेदार अख बनावन। सन कोशिश यह पंचायत राज आज चलान, इस ब्रोट पंचायत राज 10 मज 9 मज 8 मज, तथ मज त सान माजि बेनि, मगर यह सान हमशेरन वन कथ पत किन कह वन पत कोर अत पे पहल कि अगर बह पन्निस गामस मज अख सरपंच बनियोस या मेन बेनि बने सरपंच या पंच, यस तमिस पे जिम्मेदारी बनन। अम ब्रोट त वोनू तुह इस्लामस ये हमो साम इस्लामस वुचो ये इस्लाम वन ग्राउंडस पे गसन पूर कह, खासकर मेनिस घरस मज या बे सिंदिस घरस मज अख गुजारिश बह कर ये सारे इस पंचायत राज अजिक अत मन भरपूर हिस्से दिवान बराबर अकिस माज त बेन त, मगर यस तमन पे जिम्मेदारी आय दिवान कर, चाहे सह म्यूनसिपल कमेटी चाहे सह पंचायत इस पंचायत मेम्बरस पंचस सरपंचस ग्राउंडस मन कर, मे बासान 50% गसन 50 गसन कह। हम फ़िक्री नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज़ करके अपने तालीमी निज़ाम को कैसे मजबूत कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी यूथ से रिलेटेड, जिसको हमें सोचना होगा कि फ़िक्री नशोनुमा जो एक चीज़ है वो हमारी एजुकेशन से लैग करती है, और इसमें हमें एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है। नॉट ओनली कि जो करिकुलम है बच्चों का उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बट पेरेंट्स, टीचर्स एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी एजेंसीज है, वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज। दीज आर 4 पिलर्स, 4 ये पूरे इसके पिलर्स हैं जिन सब को मिलजुल के इस चीज़ पे फोकस कराना है कि हमारा जो बच्चा जो स्कूल में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कोर्स कंप्लीट करने या एक क्लास आगे बढ़ने के लिए नहीं जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी मल्टीपल एंगल से डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटल एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है, उसके इनर टैलेंट्स, इनर एबिलिटीज़ को इनकलकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद ही हम उसकी फ़िक्री नशोनुमा या जहाँ जिसको हम लॉजिक, जहनी सेहत, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं हमारे स्कूल्स में होनी चाहिए, और ये स्किल डेवलपमेंट जो इनके माइंड को जो है डेवलप करेगा, और प्रैक्टिकल बेस्ड आजकल के ज़माने में ज़्यादा, क्योंकि अब एजुकेशन पॉलिसी भी नई आई है,
तो उसमें ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पर दिया गया है, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जो है हमारे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से करवाएगा। थैंक यू। हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सभी ने इस पे बात की कि हमें टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, सबसे पहले हमें सोसाइटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ जो है उसका फ्यूचर हमारी सोसाइटी, हम उनके पेरेंट्स वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, तो उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी कैपेसिटी है, ये नहीं देखा जाता। उसको खाली ये देखा जाता है कि नहीं आपका चचेरा, आपका ममेरा कोई भी ये कर रहा है तो आपको भी यही करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो है, जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा जो है हम रेटिफिकेशन पे जा रहे हैं। बच्चों को हाँ 90% है तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे हो। हमें सबसे पहले ये देखना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगर कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो किसी और शोबे में वो आगे हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे में कौन सी किस राह में वो जा सकता है, कौन सी सलाहियत उसमें ज़्यादा है, तो हमें उसी को ज़्यादा उभारना है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि बच्चे की जो नशोनुमा होनी चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पा रही है। आई होप एवरीबडी विल बी ऑन बोर्ड ऑन दिस कि प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पा रही है। हमेशा हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर रहे, मैक्सिमम टाइम उनका स्कूल से बाहर ही रहा। अगर हम कंपेयर करेंगे कश्मीर के बच्चों को और बाकी स्टेट्स के बच्चों को, तो हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग होती है, अगर एकेडमिक ईयर में 255 या 45 डेज़ होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। यहीं पर हम मात खा रहे हैं, हमारे बच्चे यहीं पर मात खा रहे हैं सबसे पहले। तो चाहे हम देखेंगे 2008 का अनरेस्ट हो, चाहे 2009 का अमरनाथ लैंड रो हो, या 2008 का अमरनाथ लैंड रो हो, या 2009 का हो शुपियन वाला केस, या 2010 का अनरेस्ट हो, कभी भी जब भी हालात ख़राब है, जब से राइट फ्रॉम 1990 आई हैव सीन माई सेल्फ, क्योंकि एट द टाइम आई वाज इन क्लास 11th 90 में, तो एक स्ट्रेच में 70 डेज़ के लिए स्कूल पूरे बंद हो गए। तो अभी हम देख रहे हैं कि आमदनी हर एक की होती है, बिजनेस में अपनी बिजनेस कर रहा है, वो पीछे से उसने एक डोर रखा है, चाहे स्ट्राइक होगी तब भी काम कर रहा है, मेवा वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन जो अगर हम फ्यूचर किसी का बर्बाद हो रहा है वो हमारे बच्चों का हो रहा है। जैसे कि बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए यहाँ बात हो रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइंस के रिलेटेड जो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे की बेसिक जहनी नशोनुमा जो है पहले 2 साल में होती है मोस्टली, ज़्यादातर। उसके बाद जो है उसको हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा पहले कि फैमिली सेटअप में ही हमारा बैलेंस डाइट ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो, और उसके बाद कि आजकल का जो करिकुलम है या प्लस जो पेरेंट्स की तरफ से जो दबाव होता है बच्चे के ऊपर, या टीचर्स की तरफ से दबाव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले आए, आपको क्लास जो है क्लास में टॉप करना है, तो इससे क्या होता है कि एक बोझ सा रहता है बच्चे के ऊपर। जो एजुकेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो होती है एजुकेशन, जिसका मकसद है, मेन मोटिव है एजुकेशन का कि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो वहाँ वो एक फिक्स्ड लाइन पे चला जाता है। वो सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, अपनी अच्छी परसेंटेज लाने के लिए हमेशा वो तकदों में रहता है, चाहे वो हो, चाहे बच्चा हो, चाहे उसका पेरेंट हो, चाहे जो मेन 3 पिलर्स है बच्चा, पेरेंट और टीचर, तो ये तीनों उसी जगह पे रहते हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे की जो जहनी नशोनुमा है पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम एक और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जब बच्चे की एजुकेशन प्रॉपर हो जाती है, अगर उसकी पूरी जहनी नशोनुमा होती है, जैसे कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा फिक्स्ड उसी करिकुलम के साथ रहता है, वो बाहर की दुनिया से इतना नहीं जुड़ पाता है। ऊपर वाले ने इंसान को एक नेमत अता की है, वो है ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, ये दोबारा नहीं आती है। मेरा सवाल मनशियात के हवाले से है, इंसान इसी ज़िंदगी को मनशियात का शिकार कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, इसकी वजूहत क्या है? जैसे कि आजकल आप सब देख रहे हैं कि ड्रग का काफ़ी यूज़ हो रहा है, हमारे यूथ काफ़ी यूज़ कर रहे हैं ड्रग को। तो हमें अपने यूथ को सुधारने के लिए कुछ ऐसे इम्पैक्ट
एफर्ट करने चाहिए ताकि वो इससे दूर ही रहें, क्योंकि ये जो है हमारी सोसाइटी को बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाता है ड्रग, कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी होते हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट के लिए जो यहाँ पे मीडिया है, जो मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती है, उन पे जिस तरह से ड्रग्स को इस पेश किया जाता है, जिस लेवल से पेश किया जाता है, तो बच्चा उसको एक फ़ख्र के तौर पे पहले स्टार्टिंग में उसको इस्तेमाल करता है। तो बच्चे को अगर देखा जाए कि उसमें उतना डिप्रेशन नहीं होता है, कोई बड़े लेवल का डिप्रेशन नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो उसका सहारा ले ले। तो इन चीज़ों को जब दिखाया जाता है मीडिया के तौर पे, मूवीज़ के द्वारा दिखाया जाता है, तो बच्चा उसको एक फ़न के तौर पे या अपने आप को कुछ ऊपर दिखाने के तौर पे वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। तो सेकंड लेवल पे अगर आप आ जाएँ तो जहाँ पे डिप्रेशन का सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट, जो फाइनेंशियल डिफिशेंसी अभी चल रही है या हमेशा चलती आ रही है, हमेशा हर लेवल पे इंसान को झेलना पड़ता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर ड्रग्स में मुलवस होते हैं। एक कौम को जैसे एक बॉडी के लिए, एक इंसान की इंसानी जिस्म या किसी भी जानदार के जिस्म के लिए खून का बहना ज़रूरी है, उसी तरह एक कौम की तरक्की के लिए नौजवानों का चलता फिरता रहना और वाइब्रेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और जब किसी कौम को टारगेट किया जाता है, नौजवानों को नशे में मुब्तला करने के लिए सबसे पहला वार होता है, पहली चीज़ होती है कि वो यूथ को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से मान लो एक कौम जो होती है एक जिस्म की तरह होती है और उसमें बहने वाला खून नौजवान होते हैं। जब ये खून ही चलना फिरना बंद हो जाए तो जिस्म की हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है। और पिछले जो नामसायद हालात हैं, लेट्स नॉट मेक इट एन एक्सक्यूज़, बट इट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि इस टाइम के दौरान जो 30 साल का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जो टाइम स्केल ले रहे हैं, उसमें एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था दोनों तरफ से। मैं एक ही साइड को बार बार ब्लेम नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ लोगों ने अपने नैरेटिव्स को खड़ा करने के लिए लोगों की जाने वैसे ही खून बहा के अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाया, और कुछ लोगों ने इसको एज हथियार, एज करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया। और जो हमारा अपना साइड था, वहाँ से देखिए जो सबसे स्पूरियस ड्रग्स हैं, सबसे ज़्यादा जो इजीली अवेलेबल मुनशियात हैं जिनमें हम, और ट्रैंकुलाइजर्स हैं, वो पूरी कंट्री में आपको कहीं पर भी विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऐसे नहीं मिलेगी जितनी आसानी और जितनी इजीली वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। इसमें डॉक्टर्स का भी और ड्रग माफिया का भी बहुत बड़ा रोल है, और उन्होंने इसको एक्सक्यूज़ बनाया और इसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं आज। जो हमारी हालात की वजह से, जैसे हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से एक यूथ है वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, वो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यूथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें है। मे बासान अमिक जिम्मेदार पाने पाने अम खतर बच्चे पन तैयार कर कि यह ड्रग्स गो क्या, यमिस बच्चस न पई आस सिगरेट कतिश सिगरेट अत मज कह, ये ड्रग्स वनो यह सन बरदरन वोन, अत मन बड़ बड़ पिलर, बड़ बड़ एजेंसी यम इन्वॉल्व अत मज, यम सान नौजवान सान बुजुर्गन ड्रग्स करनावन। बस गवर्नमेंटस गुजारिश कर यथ कत नबर बाकन स्टेटन मज ड्रग्स बैन, गुजरातस मज ड्रग्स बैन, जम्मू कश्मीरस मज कराव वारिया लट खास कर साउथ कश्मीरन, यथ मज सोन साथी मौलवी आव गिरफ्तार कर, यम सात तम साउथ कश्मीरस मज खनबरस मज कोर एहतजाज ड्रग्स खिलाफ, तम सात दित तमिस लुको साथ कह, अगर तम सात तमिस लुक साथ देन ये यूता। आप मुझे बताइए वालिदैन का क्या रोल है इसमें, तालीमी इदारों का क्या रोल है इसमें, और समाज का क्या रोल है इसमें? सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही होती है। घर में सबसे जो एक फुकदान जो हो गया है, एक वैक्यूम जो पैदा हो गया है, वो है कनेक्ट बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड, वो ख़त्म हो गया है। आज हम देखते हैं कि बच्चा सुबह 12 बजे उठता है, एक हिम्मत नहीं होती है पेरेंट को बच्चे के रूम में जाने की। सुबह 12 बजे उठता है, 1 बजे उठता है दिन में, तो कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब एक तरह से जो हम, जैसे पहले भी मैंने कहा जब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात हुई थी, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं लाइफ जो उनकी ज़िंदगी पर, तो ये करेक्ट ख़त्म हो गया है। उसके साथ साथ जो स्कूल्स में है, स्कूल्स की बात की आपने, या सोसाइटी में है, सोसाइटी में ये होता है कि हमको पता है कि यहाँ पर बंग की काश्त हो रही है। बेसिकली अगर मैं कहूँगा, थोड़ा एलाबरेट करूँगा मैं इसको, कि ये हमको वापस बाउंस बैक हो रहा है। हम कहते थे 80s में 70s में काला सोना,
काला सोना हम बाहर बेचते थे, लेकिन वही काला सोना अब हमारे लिए बन गया है, दर्दसर बन गया है, हमारे बच्चों के लिए दर्दसर बन गया है। तो ये वापस आ गया है हमारे लिए। वो कहते हैं ना कि जैसा आपने बोया वैसा आप काटोगे। जम्मू कश्मीर में मंशियात की इतनी बुलंदी पिछले 30 साल के नामसाइद हालातों की देन है। ये सबसे बुरी और सबसे बड़ी देन है हमारी कौम को। अगर नामसाइद हालात नहीं होते तो शायद आज की डेट में जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में, जो अभी एक बाज़ वसूख ज़राए से एक सर्वे हुई है, आउट ऑफ 10 यूथ 7 आर इनटू ड्रग्स, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंगली। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। पेरेंट्स एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है इस दुनिया में, उनकी ज़रूरत है बच्चों को नज़रगुज़र रखे। समाज जो एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है एवोल्यूशन के लिए, और हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, खासकर मसाजिद और ये जो हमारे ज़ियारतें हैं, यहाँ पे जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, उनको हमें एजुकेट करना है ताकि वो लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि अभी भी हमारे वादी कश्मीर में मस्जिदों की अफादियत बहुत बुलंद है। अगर हमें इस मुसीबत से छुटकारा पाना है, अभी हम एमेच्योर स्टेज में हैं। जिस वक्त हमारा कश्मीर हार्डकोर स्टेज में चला जाएगा, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। जो भी होता है कि बेस घर पे ही बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, तो पेरेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हम अपने हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनको हमें सही एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल आएगा। जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का सबसे पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में हम सब बखूबी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ही, हमारे हमसाएगिरी में हम कहीं ना कहीं पे या तो पॉपी की कल्टीवेशन करते हैं या तो भंग की कल्टीवेशन करते हैं। ये बोलना सही नहीं होगा कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम इसके बावजूद चुप करके बैठते हैं क्योंकि वी प्रेफर इकोनॉमिक वैल्यू एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो जब तक हम नहीं इस चीज़ को बंद करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीबडी कमिंग फ्रॉम हेवन और हेल टू कम एंड स्टॉप इट। हाल ही में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करप्शन के ख़ात्मे के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया। यह कदम किस कदर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? यूनियन टेरिटरी JNK से अगर करप्शन का खात्मा होता है, मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि लगभग 90% प्रॉब्लम्स का खात्मा हो जाएगा। आजकल के हालात जो हम देख रहे हैं, हम ये जो देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव साहब भी थे, वो भी देख रहे थे, ये जो चेन है, वो जो चेन में जो करप्शन होता है, वो जो जहाँ पर पहुँचना चाहिए पैसा जो आता है सेंटर से, बहुत कुछ पैसा आया है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, या राइट फ्रॉम 47 बहुत पैसा आया है, लेकिन जो टॉप लेयर जो है, जो क्रीमी लेयर है, वो उसको खा जाते हैं और ऑन ग्राउंड बहुत कम पैसा पहुंच जाता है। तो ये सब करप्शन की बदौलत है। अगर करप्शन नहीं होता तो आज कश्मीर डेवलपमेंट के उस रास्ते पर होता, आज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, आज यहाँ पर गरीबी नहीं होती, आज यहाँ पर टूरिज़्म होता, यहाँ पर हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती अगर ये करप्शन नहीं होता। पिछले 30 साल की एक पैदावार ऐसी है जिसकी वजह से आज का नौजवान एलिनेट हुआ है, सिस्टम से जिसका भरोसा उठ गया है, और आने वाले वक्त में शायद अगर करप्शन को हमने रोका नहीं तो करप्शन यहाँ की जो ऑलरेडी यहाँ पे एक शेडो इकोनॉमी चल रही है, कन्फ्लिक्ट इकोनॉमी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन ही बन सकती है। इन कश्मीर करप्शन इज़ एन इंस्टीट्यूशन, सो इसकी जड़ें इतनी डीप रूटेड है कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि राइट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ जो हमारा मेडिकल का सिस्टम है, मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल, दिस इज द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हमारे डॉक्टर साहिबान को करप्ट करके उनसे अपनी मनमर्जी की दवाइयाँ लिखवाई जाती है, प्रेस्क्रिप्शंस, और उनके बदले में उनको ट्यूर पैकेजेस दिए जाते हैं। और माशाल्लाह आप ये जानकर हैरान नहीं होंगे, बल्कि हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए कि वो डॉक्टर साहब अपने माँ बाप को उसी पैसे से हज भी करवाते हैं। और जब स्कूलिंग सिस्टम में ये करप्शन आता है, जिस पैसे की बुनियाद पे उसका एडमिशन हुआ होता है, आप खुदारा उससे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो कल करप्शन फ्री होकर आपके लिए बहुत ही अच्छा मामार बन सकता है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है। सो अनलेस एंड अनटिल हम लोग क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं जब हमें चिकन या मीट खाना होता है, हे इट इज हलाल, वेदर इट इज हलाल और नॉट, बट नो वेयर वी मेंशन इन आवर होम्स वेदर इट हैज कम फ्रॉम द हलाल वेज ऑफ इनकम और इट इज हराम।
नाज़रीन, अगर आपकी कोई राय या मशवरा हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमें सोशल नेटवर्क के ज़रिए हमसे राबिता कर सकते हैं। नीचे सारी डिटेल्स दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। खुदाफिज।